नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 22 अगस्त 2021 और सबसे पहले आप लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं स्वीकार करें मेरा। और यहाँ पर आपके सवाल मेरे जवाब का 130 यानी 130 एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। कल 21 अगस्त 2021 को यानी सैटरडे को जितने लोगों ने सवाल भेजे उन सारे लोगों के सवालों के जवाब लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो देखेंगे यहाँ पे जिन लोगों ने रूल के हिसाब से अपने सवाल भेजे हैं, नियम के हिसाब से सवाल भेजे, उन सारे लोगों के सवालों को कलेक्ट करने के बाद मैं जवाब लेकर हाजिर हूँ। कोई भी पर्सनल बाइंग या सेलिंग की सलाह यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा ज़रूर कर लें। आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे और देखेंगे सबसे पहला सवाल किन का है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है, अमित अग्रवाल जी ने गुड़गांव से लिखा है, नेक्स्ट वीक व्यू ऑन माइंडट्री, एशियन पेंट, HUL, TCS, कोफोर्ज विथ टारगेट NSL। सर अमित जी, मैंने इधर 2 दिन पहले 3 दिन पहले पूरे वीक का मैंने एक वीडियो बना के डाला था, बुल और बियर करके मैंने सारे वीडियो बनाए थे। उसमें बहुत सारे लगभग 40-45 स्टॉक्स के बारे में मैंने बताया था, जिसमें माइंडट्री भी था, एशियन पेंट भी था, HUL भी था, TCS भी था, कोफोर्ज भी था। और HUL के बारे में भी मैंने, जो आपने फ्राइडे को मूवमेंट देखा होगा, लगभग 150 पॉइंट का मूवमेंट आया, तो मैंने वहाँ पे HUL को एक दिन पहले ही बता दिया था कि मेरा बुल साइड का व्यू होगा, मैं इसमें बाय साइड बैठना चाहूँगा। तो वीक का व्यू मैंने पहले ही दे दिया था। और उसके अलावा जो स्टॉक्स है जैसे एशियन पेंट है, माइंडट्री, इन सब के बारे में मैंने बता दिया था उस बुल और बियर वाले वीडियो में। हालांकि अगर आपने लिया है तो अगर लेने वक्त अगर वो प्राइस अगर आप लिख देते तो ज़्यादा आसान होता कि किस प्राइस पे आपने लिया है। और अगर नहीं लिया, लेना चाह रहे, तो आप उस बुल और बियर वाले वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। मेरे ख्याल से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा उसको देखने से। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर मेरा व्यू पॉजिटिव है, जो कि आपने फ्राइडे को देखा भी शानदार तरीके से स्टॉक्स ने मूवमेंट दिखाया, अपसाइड का मूवमेंट दिखाया। और लगभग उस दिन जो है 150 पॉइंट का मूवमेंट, कितने का आया, तो 150 पॉइंट का मूवमेंट उसने दिखाया। एक बार हम लोग इन सारे स्टॉक्स का फिर से एक बार रिव्यू कर लेंगे और देख लेते हैं माइंडट्री, एशियन पेंट, HUL, TCS, कोफोर्ज और का क्या हिसाब किताब लग सकता है। तो सबसे पहले HUL से ही स्टार्ट करेंगे। और HUL में जैसा कि दिख रहा है अप साइड में, और शानदार तरीके से HUL ने अपर साइड में जो ये रेंज दिखा था, शानदार ऊपर 2630 रुपये का इसने हाई लगा दिया। अब हमें यहाँ पर से क्या लेवल बन सकते हैं, देखिए इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब बन गया है 2530 रुपये का। कितने का बन गया है, 2530 रुपये का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन इसने क्रिएट कर लिया है। 2530 यानी कि 2530 के ऊपर अभी की क्लोजिंग जो चल रही है वो क्लोजिंग है 2619 रुपये का। 2530 यानी कि लगभग 80 पॉइंट ऊपर से यहाँ नीचे जब आएगा तो 2530 के पास आसपास में सपोर्ट बना के रह सकता है। तो अगर ये 2530 है ना, 2530 के आसपास मिले, या आप कह सकते हैं 2500 के पास मिले, यानी 2500 के आसपास मिले, तो एक बार फिर से इसमें पोजीशन बनाया जा सकता है। और अगर मंडे के दिन ही ये अपने हायर जोन को फिर से ब्रेक कर देता है 2640, 2650, तो देन वहाँ पे 2700 तक के चांसेस बन सकते हैं, 2750 तक के चांसेस बन सकते हैं। दूसरा है आपके पास स्टॉक जानना चाह रहे हैं माइंडट्री। हालांकि इन सब स्टॉक्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया, फिर भी चलिए मैं माइंडट्री के चार्ट यहाँ पे लगा रहा हूँ आपके सामने। माइंडट्री भी कंटिन्यू अप साइड में गया है और अप साइड में इसने भी जो मूवमेंट दिखाया है शानदार तरीके से 3345 रुपये के आसपास क्लोज कर रहा है, ये अच्छी बात है। हाई लगाया था 3400 रुपये का। अभी देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है इसका 3200 रुपये का। 3200 के ऊपर ये जब तक टिका हुआ रहेगा, 3200 के ऊपर जब तक ये बना हुआ रहेगा, इसको कोई परेशानी है नहीं। हालांकि जिस तरह का ये मूवमेंट दिखा रहा है और अभी जिस तरह का IT सेक्टर में ब्रेकआउट आया हुआ है कुछ खास स्टॉक्स में, जितने लीडर स्टॉक्स में मूवमेंट बन सकता है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता सर, क्योंकि ये स्टॉक्स कंटिन्यू रैली दिखा रहा है। देखिए ये कंटिन्यू स्टॉक रैली दिखा रहा है, तो स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को चांस बन सकते हैं। तो एक बार अगर ये 3200 के नीचे, अगर ये 3200 के नीचे आ जाता है
तो थोड़ा कमजोरी इसमें देखने को आपको मिलेगा। अदरवाइज अगर ये अपने क्लोजिंग के ऊपर ही रहता है, अप साइड में 3350 के ऊपर ही ट्रेड करता रहता है, तो ये अगला टारगेट 3500 तक के दिखा सकता है, क्योंकि हाई 3400 का इसने लगा दिया है माइंडट्री ने। इसके अलावा आपने टीसीएस पूछा, तो टीसीएस पे तो 3400 के ऊपर ऑलवेज पॉजिटिव, 3400 के ऊपर हम लोग टीसीएस में ऐसे भी पॉजिटिव थे, और 3400 के ऊपर मैंने आप लोग को ये बात बताया भी था कि जैसे ही ये 3400 ब्रेक करेगा आपको 3500 और 3600 के टारगेट देने में देर नहीं लगाएगा। लेकिन ये सारे चीज़ मैं कहाँ बताता हूँ, ये रोज़ मैं बताता हूँ निफ्टी, फार्मा, आईटी, मेटल और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक वाला जो वीडियो मेरा आता है शाम में, मैं उस वीडियो में इस सब स्टॉक्स के बारे में बताता हूँ। तो अगर आप उस वीडियो को भी देखेंगे ना रोज़, तो आपको रोज़ अपडेशन मिल जाएगा। लेकिन हो सकता है समय की कमी के कारण आपने ना देखा हो, और ये बुल बियर वाला भी वीडियो आपने ना देखो इस वजह से। चलिए मैं आपको यहाँ पे अपडेट दे देता हूँ, टीसीएस वगैरह भी आप यहाँ से देख लेते हैं। ये है टीसीएस का चार्ट, और ये रेड कैंडल इसने हाई लगाया था 3595, यानी कि मैंने कहा था 3400 के ऊपर निकलने के बाद, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, इस लाइन के ऊपर निकलने के बाद ही मैंने कहा था कि अगर ये 3400 को ब्रेक करेगा तो आपको 3500 और 3600 के टारगेट बहुत तेज़ी से देगा। तो दोनों टारगेट हो चुके हैं। अब जानते हैं अब प्रॉब्लम कहाँ है। अब प्रॉब्लम इसको 3600 है, यानी कि 3400 के बाद वो 200 पॉइंट तो ऑलरेडी दे दिया, यानी 3600 पहुंच गया। अब हमारा पोजीशन तब तक नहीं बनेगा जब तक ये 3600 को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक हम पोजीशन नहीं बनाएंगे बाय साइड। 3600 के ऊपर निकलने के बाद पोटेंशियल अभी भी है स्टॉक में अपसाइड जाने के, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। 3600 के ऊपर जाने के बाद ये अगला टारगेट 3700 और 3800 तक के भी आपको दिखा सकता है टीसीएस में। तो नज़र बना के आप ज़रूर रखें टीसीएस। तो माइंडट्री हो गए, टीसीएस हो गया, हिंद यूनिलीवर हो गया, और इसके अलावा जो आपके पास है वो है कोफोर्ज का एशियन पेंट। एशियन पेंट भी ऑलवेज पॉजिटिव। इन सारे स्टॉक्स के बारे में बुल बियर वाले में मैंने बता ही दिया था, एशियन पेंट के बारे में भी बता दिया था। तो चलिए हम लोग एशियन पेंट को देख लेते हैं ज़रा कि एशियन पेंट कहाँ पे खड़ा है। और ये आ गया आपका एशियन पेंट का स्टॉक, एशियन चलिए एशियन पेंट का मैं स्टॉक आपके लिए लगाता हूँ, एशियन पेंट, और ये आ गया एशियन पेंट। इसका मैं ओपन कर देता हूँ चार्ट आपके सामने। गजब, बहुत ही शानदार। तो एशियन पेंट ने क्या किया, एक रेंज को ब्रेक कर दिया है। अब इस रेंज का जो अगला टारगेट होगा वो होगा 3150 के आसपास, यानी कि 3150 का एक टारगेट आपको एशियन पेंट में देखने को बन सकता है। तो अगर ये ऊपर के जोन पे ब्रेक करता है 3125 को, तो यहाँ से आपको अप साइड के टारगेट जो है और भी अच्छे खासे, यहाँ से आपको लगभग 60 से 70 पॉइंट देखने को, लगभग 3200, 3180 से 3200 के नेक्स्ट टारगेट आपको एशियन पेंट में दिखाई देगा। एशियन पेंट के बारे में मैंने पहले भी बोला है कि इस स्टॉक्स में आपको कभी भी सोचने का ज़रूरत नहीं है एशियन पेंट में, ठीक है। ये अपने सेक्टर में लीडर है, तो इस स्टॉक्स के बारे में खास सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे से ब्रेकआउट आया है और ये अप साइड में टारगेट 3200 तक का देने का क्षमता रखता है एशियन पेंट। तो नज़र रखेंगे आप एशियन पेंट पे भी। इसके अलावा जो आपके पास स्टॉक है, एशियन पेंट बता दिया, एचयूएल बता दिया, टीसीएस, कोफोर्ज यानी कि एनआईटी टेक, एनआईटी टेक का नाम माइंडट्री बता दिया। अब एनआईटी टेक पर चलते हैं, यानी कि कोफोर्ज पर चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम कोफोर्ज का चार्ट ओपन कर लेंगे। ये आ गया कोफोर्ज लिमिटेड का चार्ट, बिल्कुल 5000। इसका अब जो पोजीशन है 5000 के ऊपर बनेगा। अगर ये 5000 के ऊपर निकलता है, 5000 के ऊपर निकलता है, तभी पोजीशन बनाइएगा 5100 से 5200 के लिए। अगर ये नीचे की साइड में 4800 यानी 4800 को नीचे ब्रेक करता है, कमज़ोर हो जाएगा, 4700 से 4600 का सेल साइड में टारगेट आपको दिखा सकता है कोफोर्ज पे। तो नज़र बना के चले इस स्टॉक्स पर। तो ये है मेरा आपके सवाल पे व्यू। अगला सवाल की तरफ बढ़ूंगा, और अगला सवाल है अगला सवाल धनप्रीत सिंह जी ने भेजा है चंडीगढ़ से, और इनका सवाल है कि होप यू आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी। थैंक यू सर। सवाल लिख रहे हैं, आई एम होल्डिंग द फॉलोइंग स्टॉक्स इन माई अकाउंट। कार्बोरंडम क्वांटिटी 2001 क्वांटिटी 26 रुपये 45 पैसे में, और इन्होंने 2005 ईस्वी में ख़रीदा था। ध्यान से देखिए, 15 साल पहले इन्होंने ख़रीदा था 2005 ईस्वी में
कार्बोरंडम को 26 रुपया 45 पैसे पे। इंसेक्टिसाइड्स को खरीदा गया 2009 में और इन्होंने 3240 क्वांटिटी खरीदा 23 रुपया 15 पैसा पे। जिलेट को 700 क्वांटिटी 713 रुपये के भाव पे खरीदा गया 2009 ईस्वी में। और काइंडली गिव योर वैल्यूबल फीडबैक रिगार्डिंग इन फ्यूचर फोरकास्ट। सर ये सारे स्टॉक्स अच्छे हैं और आपने देखिए कितना ज़्यादा पेशेंस रखा। सबसे पहले तो आपके पेशेंस को सैल्यूट करूंगा। 2005 ईस्वी में ख़रीदा है, यहाँ पे आपके 16 साल हो गए और इसमें आपने 2009 में ख़रीदा है तो इसमें आपके लगभग 12 साल हो गए। और इसमें आपने ख़रीदा है 2009 में, यानी इन दोनों स्टॉक में 12 साल से आप होल्डिंग पे लेके बैठे हुए हैं शानदार तरीके से। तो चलिए चेक करते हैं कार्बोरंडम, इंसेक्टिसाइड्स और जिलेट को। कार्बोरंडम 26 रुपया 45 पैसा पे लिया गया है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं कार्बोरंडम। और क्या मैं स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ? मैं एक बार स्पेलिंग देखना चाहूँगा इनका। कार्बोरंडम CRABOR, ओके ठीक है, चेक करते हैं। ये है कार्बोरंडम, चार्ट ओपन करके 26 रुपया 45 पैसा पे इन्होंने लिया है। इस बात को आपको समझना होगा। टाइम पीरियड इनका बहुत ज़्यादा है, टाइम पीरियड इन्होंने बहुत नीचे से अपने आप को रखा है होल्ड करके। इसका जो प्राइस आ रहा है, इनका जो टाइम वो आ रहा है 2005 ईस्वी से। तो चलिए चार्ट पर चेक करते हैं। अभी जो प्राइस चल रहा है गणपति जी वो है 696 रुपये के आसपास में कार्बोरंडम का। और आपने 2005 ईस्वी में मात्र 26 रुपया 45 पैसा पे लिया था, मात्र 26 रुपया 45 पैसा पे। सोचिए दोस्तों कि कितना पेशेंस से इन्होंने बैठा और इसके बीच में बहुत सारे पेंडेमिक सिचुएशन आए, क्रैश आया, रिसेशन आया, बहुत सारी चीज़ हुआ, फिर भी ये नहीं निकले इस स्टॉक से। और वो स्टॉक जो 26 रुपये 45 पैसे पे लिया गया था, आज वो स्टॉक 696 पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो सबसे पहली बात, क्वांटिटी भी 2001 है। तो सर आप बने रहें अभी भी कार्बोरंडम में, और ये आपको और भी अच्छा मूवमेंट कार्बोरंडम दिखा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहें, हालांकि आपको स्टॉप लॉस की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप लगाना चाहें तो 620 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं। 720 को अगर ये ऊपर ब्रेक करेगा तो 760 से 780 तक का नियर टर्म में टारगेट दिखा सकता है। आगे का टारगेट 900 तक भी जाने के चांसेस बन सकते हैं कार्बोरंडम में। इसके अलावा जो आपके पास स्टॉक है वो है इंसेक्टिसाइड, जो कि 3240 क्वांटिटी 23 रुपया 15 पैसे पे 2009 ईस्वी में लिया गया था। तो चलिए इंसेक्टिसाइड्स को देखते हैं। 23 रुपया 15 पैसा पे लिया गया इंसेक्टिसाइड। चलिए इंसेक्टिसाइड्स को देखें, 23 रुपया 45 पैसा पे लिया गया है 2009 ईस्वी में, और आज वो स्टॉक 700 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 708। तो सबसे पहले जो क्वांटिटी है आपका, उस क्वांटिटी के हिसाब से देखें तो ज़बरदस्त प्रॉफिट आपने बनाया। क्वांटिटी आपने लिया हुआ है लगभग 3240 क्वांटिटी। सबसे पहले तो लोगों को मैं बताना चाहूँगा, अपने व्यूवर को भी बताना चाहूँगा कि पेशेंस देखिए, किस तरह से पेशेंस रखा गया स्टॉक में, किस तरह का पेशेंस बना के अच्छे क्वालिटी स्टॉक को पकड़ के बैठा गया, और वो स्टॉक आज 23 रुपये का स्टॉक 700 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। अगर मैं एक कैलकुलेटर, ये मैं कैलकुलेटर इसलिए दिखा रहा हूँ कैलकुलेट करके, ताकि एक जो नॉर्मल सैलरी पर्सन भी हैं वो भी चाहें तो स्टॉक मार्केट से पैसा बना सकते हैं, लेकिन है कि आपको पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा। अभी 708 करोड़ इसमें चल रहा है इंसेक्टिसाइड में, तो 22,93,920 है ना, 22,93,920 रुपये इनके बन चुके हैं। और इनका जो कॉस्ट लगा था वो कॉस्ट लगा था 23 रुपया 15 पैसा के हिसाब से मात्र 75,000 रुपये आज 22 लाख में कन्वर्ट हो गए। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि इन्होंने टाइम पीरियड कितना दिया है। टाइम पीरियड 2009 ईस्वी से ये बैठे हुए हैं, तो लगभग इन्होंने 12 साल का इंतज़ार किया, वेट किया है इन्होंने 12 साल। ये 12 साल का परिश्रम का परिणाम है, ये फल है, ये तपस्या का परिणाम है कि आज 75,000 जो है 22 लाख रुपये बन गए हैं। तो मेरे ख्याल से लोग पूछते रहते हैं क्या ये राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का, ये राइट टाइम है क्या, ये बेस्ट टाइम है। देखिए कभी बेस्ट टाइम बोल के नहीं आता है, बेस्ट टाइम इसलिए बोल के नहीं आता है क्योंकि आज इनके लिए बेस्ट टाइम है, उस वक्त नहीं होगा बेस्ट टाइम, वो सोचे भी नहीं होंगे कि मेरा बेस्ट टाइम क्या हो सकता है। लेकिन अगर बताया जाए, देखा जाए तो आज बेस्ट टाइम है। हम बेस्ट टाइम को लिए सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, वो दरवाज़ा खटखटा के कभी नहीं बोलता है कि आई एम योर बेस्ट टाइम, आई एम योर बेस्ट टाइम, नहीं बोलेगा। आप बस जिस दिन से आपने सोच लिया, स्टार्ट कर दिया इन्वेस्टमेंट करना, उसी दिन से आपका बेस्ट टाइम शुरू हो जाता है।
और आगे 5 साल 10 साल 20 साल बाद आप देखेंगे वो बेस्ट टाइम आपको चीख चीख के बोलेगा कि देखो मैं तुम्हारा बेस्ट टाइम हूँ, मैं तुम्हारा बेस्ट टाइम हूँ, क्योंकि आज ये क्या है, अपने बेस्ट टाइम में बैठे हुए हैं। तो बेस्ट टाइम कभी लोग सोचते रह जाते आएगा तब मैं इन्वेस्ट करूँगा, बेस्ट टाइम आएगा तो इन्वेस्ट करूँगा। नहीं, वो कभी नहीं बोलेगा कि वो आएगा, आ गया है। आपने जिस दिन से सोच लिया उसी दिन से वो आ जाएगा, याद रखिए। अभी वो पड़ोसी के घर में, आपको अपने घर में उसको लाना है, समझ रहे हैं ना। तो सर आपको इसमें स्टॉप लॉस की भी ऐसी ज़रूरत है नहीं इंसेक्टिसाइड में। और आप चूँकि जब 12 साल आपने होल्ड कर लिया है तो अब मेरे ख्याल से इसमें कुछ ऐसा करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 640 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाइए सर। 760 को ब्रेक करने के बाद दोबारा ये 800 850 तक टारगेट दे सकता है इंसेक्टिसाइड, तो नज़र रखें इस पर भी। जिलेट 700, सर जिलेट के बारे में बात ही क्या करना है। 700 रुपये पे आपने लिया है 2009 ईस्वी में जिलेट, और आज वो 6000 का स्टॉक है जिलेट, है ना। और उस वक्त 709 रुपये पे आपने लिया हुआ। तो चलिए जिलेट का देखते हैं। देखिए 6000 का ठीक 5993 चल रहा है। तो कितनी क्वांटिटी आप देखिए दोस्तों, क्वांटिटी इनकी कितनी है ये भी आप देख लें। क्वांटिटी है इनका 700 क्वांटिटी है, 713 रुपये पे 2009, यानी कि इसमें भी इन्होंने 12 साल का वेट किया, 12 साल का इंतजार किया। 700 रुपया बन गया है 6000 रुपये और 713 क्वांटिटी। तो अगर उस वक्त के हिसाब से देखा जाए तो 700 इंटू 713 रुपये 4,99,100 कुल मिला के आप कह सकते हैं कि 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया गया। और अगर अभी के हिसाब से देखा जाए तो 6000 गुना 700 क्वांटिटी, तो आप देख रहे हैं कि 42 लाख रुपए बन गए। 5 लाख जो है सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, 5 लाख रुपए कितने लाख बन गए, 42 लाख रुपए बन गए। और ये कितने साल में, तो 12 साल में। ऐसा रिटर्न कहाँ मिलता है। बैंक 7 साल 10 साल में पैसा डबल करता है, और ये डबल से डबल का डबल भी डबल हो गया, मतलब गजब का है रिटर्न। ये सारे लॉन्ग टर्म में बनेंगे, आपको शॉर्ट टर्म में नहीं बनेंगे, लॉन्ग टर्म में। होल्ड रखिए, होल्ड करके आप रखते हैं तो पैसा आपका ज़रूर बनेगा। सर आप जिलेट में बने रहें, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। नज़र रखिए जिलेट, और नहीं भी रखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं है इस जिलेट वाले स्टॉक में, क्योंकि स्टॉक एक बार अगर 6100 के ऊपर निकलता है तो 62 और 6300 के टारगेट नियर टर्म में दे जाएगा। और इन्होंने तो नहीं निकले, ये 8000 तक ये स्टॉक गया हुआ था साल 2019 में, है ना। 2019 में 8000, यानी कि इनका प्रॉफिट और भी वहाँ पर होगा 50 लाख से ऊपर, 50 लाख से ऊपर का प्रॉफिट हो चुका होगा। लेकिन फिर वो जा सकता है, फिर वो रुतबा हासिल कर सकता है। जिलेट में वो पावर है, इसलिए आप बने रहें गणप्रीत जी और एंजॉय करिए अपने प्रॉफिट को। आगे बढ़ूंगा। गणप्रीत जी के बाद जो अगला सवाल है वो है सूरत गुजरात से लिख रहे हैं गौतम ताल सानिया जी, सूरत गुजरात से। क्या लिख रहे हैं कि सर 1.5 लाख के पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है। माई होल्डिंग व्यू टाइम 20 to 25 ईयर, 20 से 25 साल का व्यू रखा है 1.5 लाख का पोर्टफोलियो। सर आपने कौन कौन से स्टॉक्स रखे, पहले आप ये मुझे अगर बता देते हैं तो ज़्यादा आसान होता सर, है ना। आप अगर ये मुझे थोड़ा सा क्लियर करते कि 1.5 लाख के पोर्टफोलियो में आपके पास कौन कौन सा स्टॉक है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता, आसान रहता मुझे समझने में। आपका व्यू जब 20 से 25 साल है, तो गौतम जी अभी जो मैंने जस्ट आपके पहले वाला सवाल, घनप्रीत जी के सवाल पर जो मैंने व्यू बताया है, आप उस सवाल का जवाब सुनिए, आपको अपना व्यू क्लियर हो जाएगा कि पैसा कहाँ बनता है, लॉन्ग टर्म में बनता है पैसा कहाँ बनता है। 15-20 साल 12 साल के इंतजार के बाद एक अच्छा खासा रकम बनेगा। तो अगर आपका व्यू ही 20 से 25 साल है तो अभी नियर टर्म में उसको देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरी बात कि आपने स्टॉक्स लिखा भी नहीं कि कौन सा स्टॉक्स आपने रखा हुआ है। देखिए बहुत सारे स्टॉक्स हो सकते हैं, लेकिन पार्टिकुलर आपने लिया कौन सा है, कौन कौन सा लिया है, आप ये कुछ अगर एक आइडिया दे देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो जो भी स्टॉक है 1.5 लाख के पोर्टफोलियो में सर आपके पास, आप बिल्कुल उसमें बने रहें, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं होगी। लेकिन एक बार अगर आप स्टॉक का बारे में बता देते, स्टॉक का नाम लिख देते तो ज़्यादा आसान हो जाता। अब चूंकि व्यू आपका 20 से 25 साल है तो अभी आपको सोचना नहीं है सर, है ना। अभी आपको क्या टेंशन है। आपने मेरे ख्याल से आपने ये जो मार्केट जब अप साइड में जा रहा था, मार्केट जब ऊपर की साइड में हो, या 1 साल पहले जो आपने, तब उम्मीद करता हूँ तब आपने ये पोर्टफोलियो बनाया होगा। और अभी चूँकि साल 1.5 साल ही हुआ है मेरे ख्याल से, तो आप 20 से 25 साल का व्यू लेके जा रहे हैं तो टेंशन नहीं लीजिए। एक बार अगर आप स्टॉक्स के नाम भी सारे बता देते तो ज़्यादा आसानी से मैं आपको बता पाता। तो चलिए बढ़ता हूँ अगला सवाल की तरफ। और ये जो है ना घनप्रीत जी वाला आंसर ज़रूर सुनिएगा गौतम जी। मैंने जो आंसर किया आप उनके सवाल को भी देखिएगा कि उन्होंने क्या सवाल लिखा था और उस पर क्या जवाब है, वो काफ़ी आपको हेल्प करेगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। और केशव सेन साहब ने कोलकाता से लिखा है। केशव सेन कोलकाता से लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि योर रिकमेंडेशन अबाउट IT एंड फार्मा स्टॉक्स आर एक्सीलेंट। थैंक यू सर। आई बाउट कोफोर्ज एट रस 4914 यानी 4914 पे कोफोर्ज को खरीदा एंड सोल्ड एट
₹511 और 5,011 रुपये बेच दिया, मेकिंग गुड प्रॉफिट। थैंक यू सर। नाउ आई बाउट डिवीज लैब एट 4795, 4,795 पे डिवीज लैब को खरीदा है। काइंडली सजेस्ट स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्राइस। आई वांट टू बाय डॉक्टर लाल पैथलैब एट अराउंड 3850, please suggest whether the price to buy at 3850 is okay or not, if yes then please suggest the stop loss and target। इनके 2-3 सवाल है। पहला कि इन्होंने थैंक यू कहा है सबसे पहले कि इन्होंने कोफोर्ज में मैंने जो बताया था इनको बिल्कुल उनके हिसाब से इन्होंने प्रॉफिट बुक किया। तो चलिए प्रॉफिट को तो आप इंजॉय करिए सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब ये डिवीज लैब खरीद लिया इन्होंने 4,795 रुपये पे, उसका स्टॉप लॉस एंड टारगेट चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम डिवीज लैब को देखते हैं कि अगर डिवीज लैब कहाँ पे क्या कर रहा है। और ये डिवीज लैब आगे 4,795 पे इन्होंने खरीदा। अभी आपके सामने में चार्ट डिस्प्ले हो जाएगा और 4,818 रुपये के आसपास में इसकी प्राइसिंग चल रही है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4,818 बिल्कुल, और 4,795 पे आपने खरीदा है। सबसे पहले तो सर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 4,650 रुपये का। 4,650 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए सर आप। बहुत बड़ा अगर आपको नहीं लगाना है तो 4,750 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाइए। 4,760 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। 4,750 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए 4,750 का। ऊपर की साइड में अगर ये ब्रेकआउट करता है, एक बार वापस से 4,900 को ब्रेक करता है, देन आप एक अच्छा प्रॉफिट 5,000 तक के टारगेट को वेट कर सकते हैं डिवीज लैब में। तो ये आपके लिए स्टॉप लॉस और टारगेट मैंने आपको बता दिया। अगला आप लेना चाहते हैं जो स्टॉक है वो आप लेना चाह रहे हैं डॉक्टर लाल पैथलैब। किस प्राइस पे आप लेना चाहते हैं ये पूछ रहे हैं। देखिए लाल पैथलैब के बारे में तो मैंने निफ्टी फार्मा IT वाले में अक्सर बताता हूँ, है ना, तो उस पर आप ध्यान दीजिए। और ऐसे में यहाँ पे भी बता दूँ कि अगर लेना हो तो किस प्राइस के आसपास लिया जा सकता है डॉक्टर लाल पैथलैब। अभी हायर जोन पर है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, तो अगर आपको लेना होगा तो इस जगह पे तो बिल्कुल नहीं ले सकते, परेशानी है। अब आपको कहाँ पे लेना है, या तो ये 4,010 के ऊपर निकल जाए। ध्यान से सुनिए कहाँ पे लेना है, दो जगह लेने के बनेंगे। पहला, या तो ये आप 4,010 से 15 के ऊपर लीजिए, पहला कंडीशन, या आप 3,600 के पास में लीजिए। यानी आप यहाँ पे ले सकते हैं और आप यहाँ पे ले सकते हैं। अभी जिस जगह पे ट्रेड हो रहा है वहाँ पे नहीं ले सकते, ठीक है। या तो आप नीचे की साइड में लीजिए, या ब्रेकआउट होने के बाद ही डॉक्टर लाल पैथलैब में आप होल्ड करिएगा, तब अगर ऊपर 4,200 के टारगेट भी आपको दिखा सकता है। तो ये व्यू है आपके सवाल पे केशव जी। अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो के कमेंट सेक्शन में ही दें। और साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे नए व्यूवर से मैं कहना चाहूँगा, और साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी अवेलेबल है, वहाँ पे भी कॉल प्राप्त होता है, तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगला सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। केशव जी के बाद अगला सवाल जो है वो है VK खत्री जी ने दिल्ली से लिखा है। 50 क्वांटिटी इन्होंने वर्लपूल को खरीदा। हालांकि यही सवाल इनका पिछले बार भी था कि वर्लपूल के 50 शेयर को इन्होंने खरीदा है 2,167 का, और 100 शेयर बायोकॉन का 381 पे लिया हुआ है। निकलने की जल्दी नहीं है। दोनों में नेक्स्ट एवरेज लेवल क्या होगा, स्टॉप लॉस बताएं। देखिए वर्लपूल वाले में मैंने पहले भी कहा था कि उसके बारे में सोचना आपको नहीं है। 2,167 पे लिया, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। और एक बार फिर से वर्लपूल को देख ले। ये सब स्टॉक्स जैसे जिलेट हो गया, वर्लपूल हो गया, और आपका सिम्फनी हो गया, ये सब स्टॉक्स इस तरह के हैं जो ज़्यादा देर नीचे की तरफ बर्दाश्त अपने आप को नहीं कर पाते। ये अंत में ऊपर इसको जाने का चांस पूरा रहता है, और इस तरह के स्टॉक्स इसके ब्रेकआउट का वेट करिए सर। 2,050 के ऊपर अगर निकले तो ये आपको एक अच्छा मूवमेंट दिखाएगा। एवरेज अगर करना हो, अगर आपको इसमें एवरेजिंग करना है तो 1,950 के आसपास में एक एवरेज कर सकते हैं। अगर आता है 1,950 के आसपास तो ज़रूर थोड़ा क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। क्वालिटी स्टॉक है, स्टॉक के क्वालिटी में कोई समझौता नहीं है, और गिरावट पर इसको खरीदारी करना चाहिए वर्लपूल को।
दूसरा रहा बायोकॉन। तो बायोकॉन की स्थिति सर मैंने कहा था 420 के ऊपर निकलने के बाद 445 तक एक टारगेट दिखाई, ये 25 के ऊपर, मैं शुरू से कहता है 425 के ऊपर गिरावट खत्म होगा तभी ये ऊपर जाएगा 425, ये गया ही नहीं। और दूसरा मैंने कहा था कि अगर इस लाइन को ब्रेक कर रहा है 380 के नीचे 75 के नीचे आएगा तो ये एक बार ये 360 के लेवल को दिखा सकता है, ये मैंने कहा था एकदम ईमानदारी पूर्वक। मैंने अपने वीडियो में बताया था इस बात को कि 360 तक ये नीचे आ सकता है। क्लोजिंग कर रहा है 357 पे। अब इसके लिए वापस जो है ना परेशानी का जो रेंज है वो है 370 रुपये। 370 आपने 380 के पास में लिया, आपका प्राइस है 380, 370 के ऊपर अगर ये निकल जाएगा तब आपको यहाँ इसमें राहत मिलेगा, तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर अभी करें तो अभी भी इसके पास 10-15 पॉइंट नीचे के चांस बनते हैं आने के, लगभग 345 तक का लेवल आ सकता है। अगर इसको बाउंस करना है तो कम से कम 365 से लेकर 370 के लेवल को ऊपर ब्रेक करना होगा बायोकॉन, फिर आपको कोई टेंशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा और अपसाइड के मूवमेंट ये स्टार्ट कर देगा वहाँ से। बंधन बैंक और टाटा मोटर्स को बाय, देखिए टाटा मोटर्स को तो कर सकते हैं, टाटा मोटर्स में ऐसा कोई खराबी नहीं, लेकिन व्यू पे डिपेंड करता है कि शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है क्या है। टाटा मोटर्स गिरावट आया है, एक न्यूज़ की वजह से आया, उसके बाद मार्केट भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया तो वो गिर गया। बंधन बैंक में थोड़ा व्यू 310 के ऊपर बदलेगा, उसके पहले बंधन बैंक में व्यू नहीं बनेगा। बंधन बैंक में थोड़ी परेशानी है, 310 के ऊपर जब तक ये बंधन बैंक अपने आप को नहीं तोड़े ना तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो मैं बंधन बैंक में 310 के ऊपर ही, ये तो अपने वीडियो में भी बताता रहता हूँ बैंकिंग वाले में कि भाई आपको इसको ख़रीदना है तो 310 के ऊपर पोजीशन लेके जाइए, उसके पहले इसमें प्रॉब्लम आएगा। तो अभी जिस तरह का देख रहे हैं 278 तक आ गया नीचे, हालांकि है अपने सपोर्ट लेवल पे ही, बिल्कुल अच्छे खासा सपोर्ट लेवल पे आया, यानी अगर इसको बाउंस करना है तो बिल्कुल सही जगह पे है जहाँ से ये बाउंस कर सकता है 278 के आसपास से। लेकिन मेरे ख्याल से जो मेरा व्यू है, पहले 310 था, अभी फिलहाल 300 है, 300 का रिस्की ट्रेडर यहीं पर पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन सेफ ट्रेडर 300 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा बंधन बैंक में। रही बात टाटा मोटर्स की, तो टाटा मोटर्स में सर पोजीशन ले सकते हैं, इसमें ऐसा कोई ये चिरकुट स्टॉक नहीं है ना, ये लीडर है, अपने सेक्टर का लीडर स्टॉक है। 300 के ऊपर टाटा मोटर्स की बात करें तो ये भी सही हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो फिलहाल जिस तरह के लेवल दिखा रहा है ये, अगर ये एक बार 280 ब्रेक कर गया तो एक बार 270 तक जाने के चांसेस बना सकता है। लेकिन पोजीशन अगर आपको लेना हो तो 300 के ऊपर लीजिए। मान लीजिए 100 क्वांटिटी लेना है, एक एग्जाम्पल, तो 50 क्वांटिटी आप यहाँ पे ले लीजिए करेंट भाव पे, और अगर यहीं से ऊपर चला तो बाकी क्वांटिटी हम 300 के ऊपर ऐड कर लेंगे। लेकिन अगर ये यहाँ से नीचे गिर गया तो नीचे पर ऐड कर लेंगे, क्योंकि लेना तो है हमें 100 ना। तो आप क्वांटिटी को अलग अलग प्राइस पर लेने की कोशिश करिए, सारी क्वांटिटी एक जगह पे मत डालिएगा। तो ये व्यू है सर मेरा आपके सवाल पे। अब बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ, और आप लोगों को फिर से मैं रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देना चाहूँगा, स्वीकार करें। और अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तनवीर आलम जी ने अगला सवाल भेजा है और वो लिख रहे हैं दिल्ली से। तनवीर आलम जी ने, सर मेरे पास रिलायंस का 2160 का अगस्त का सी है, यानी कॉल है मारुति का 6900 का कॉल है 125 में, टारगेट और स्टॉप लॉस क्या है। सर मैं तो कैश के चार्ट बताऊंगा। सबसे पहले रिलायंस की बात करें, और रिलायंस क्या बता रहा है, पॉजिटिव है। रिलायंस तो मैंने बुल बियर वाले में भी बताया था कि रिलायंस में मेरा व्यू बिल्कुल पॉजिटिव है। 2160 का अगस्त का लिया हुआ है कॉल ऑप्शन, 2180 इसका लेवल नोट कर लीजिए। ये बॉक्स है, ये बॉक्स के वाले जोन से इसको निकलना है। 2180 के ऊपर अगर ये निकल जाता है देन आपका कॉल ऑप्शन आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के देगा। लेकिन अगर इस बॉक्स के एरिया में ये वापस घूम गया है, घुसा हुआ है, और कल वापस अगर अपने लोअर लेवल को तोड़ दिया, 2130 के नीचे ट्रेड कर गया, तो आपको दिक्कत पैदा कर देगा। तो कैश के चार्ट पे आपको स्टॉप लॉस 2080 का लगाना होगा। ऊपर 2180 को अगर ये ब्रेक करता है तो होल्ड करिएगा कॉल ऑप्शन, आपको अच्छा प्रॉफिट बनेगा। दूसरी बात है आपने मारुति का लिया हुआ है, तो चलिए हम लोग मारुति के भी चार्ट को भी देखें। 6900 का कॉल ऑप्शन आपने मारुति में पकड़ा हुआ है ना, हाँ बिल्कुल। तो अब आ रहा है ये मारुति और 6850। सर मारुति भी बाउंस करने के चांसेस बना सकता है, लेकिन इसके लिए रेजिस्टेंस जोन वही है 6900। 6900 के पास से अगर ये बाउंस करता है ऊपर तो 7100 तक के मिलेगा, तब आपका कॉल ऑप्शन बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये 6730 के नीचे किसी भी कारण आ गया तो फिर सर आप वहाँ से निकल जाइएगा, क्योंकि यही आपका स्टॉप लॉस भी है। बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ तनवीर जी के बाद। तनवीर जी उम्मीद है आपको अपना लेवल पता चल गया होगा, और अगला सवाल ले रहा हूँ। चलिए अगला सवाल पर बढ़ें, और अगला सवाल है औरंगाबाद महाराष्ट्र से संजय मुंडाडा जी ने पूछा है कि अबाउट फॉलोइंग शेयर्स फॉर ए मंथ। स्केफलर खरीदा है, सेफलर वो जो
इलेक्ट्रॉनिक मीटर बनाती है, वो न्यूज़ पर ख़रीदा है, इसका मतलब आपने 6816। लक्स इंडस्ट्रीज़ को भी आपने न्यूज़ पर ख़रीदा है और वो टीवी देख के ख़रीदा है, इस बात को मैं इनकार नहीं करूँगा और आप भी शायद इनकार ना करें, मेरे ख्याल से बिल्कुल आपने टीवी देख के ख़रीदा है ये दोनों स्टॉक, ऑयल इंडिया और सिल्गो। तो देखिए ये जो है ना 6816, ये शायद वही है ना जो मीटर बनाती है, इसके फलर ये वही है। और वो जो सरकार ने भी घोषणा किया है कि 2023 तक में इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगेंगे, सर अभी 2023 की बात है, इसके बीच में भी क्या क्या होगा इस बात को कोई नहीं जानता। तो हम लोग तो चार्ट पर बात करेंगे, लक्स इंडस्ट्रीज़ की भी बात करेंगे। 6816 पे लिया हुआ है, तो चलिए 6816 पे इसको चेक करते हैं कि क्या हिसाब किताब इसका आ रहा है, और ये आ गया 6816 बिल्कुल। और 6815 सेम प्राइस पर चल रहे थे। एक स्टॉप लॉस आपको 6600 का लगाना चाहिए, यहाँ पे 200 पॉइंट का यहाँ से कम एक स्टॉप लॉस बन रहा है इसका 6600 का। और याद रखिए ऊपर के जोन पे अगर ये 6900 को ब्रेक करता है देन आपको ये बहुत ही अच्छा 7200 तक के प्रॉफिट दिखाने की क्षमता रखता है इस स्टॉक्स में। पहला तो कंडीशन हो गया ये। दूसरा आपने लिया है लक्स, तो चलिए लक्स को भी देखें। और देखिए लक्स इंडस्ट्रीज सब में कोई ऐसे टेंशन नहीं होता है। लक्स हो गया, रूपा हो गया, रिलैक्सो हो गया, है ना, डॉलर हो गया, ये सब में उतना कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। और एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है लक्स इंडस्ट्री। 4200 के ऊपर निकलते के साथ लक्स में एक और बेहतरीन मूवमेंट बनेगा। आपका जो प्राइस है वो कौन सा प्राइस है, मैं पहले आपका प्राइस देखना चाहूँगा। आपने 4145 पे लिया, बिल्कुल बहुत अच्छा बनेगा। 4200 के ऊपर अगर ये निकला और आपको ये 4300 और 4400 के टारगेट मिलेगा। लेकिन आपने चूंकि 4145 पे लिया है तो सर सेम प्राइस पे लिया, आपने इसी जगह पे लिया ना, 4145 पे ही तो खरीदा है, 4100 पे बिल्कुल सेम प्राइस पे आपने ले लिया, बिल्कुल सही है। और स्टॉप लॉस जो इस जगह से लगेगा वो 4000 रुपये का लगेगा, 4000 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 4200 को अगर ये ऊपर ब्रेक करता है तो 4300 और 4400 के टारगेट आपको लक्स इंडस्ट्रीज में भी देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़े, ये दो स्टॉक्स तो आपके हो गए। दूसरा ऑयल इंडिया को लिया है, हालांकि इस स्टॉक में उतना मूवमेंट आता नहीं है। पहले हम सिल्गो की बात करेंगे। सिल्गो 134 पे आपने लिया हुआ है, तो चलिए 34 पे लिया हुआ है सिल्गो, ये ठीक है। सिल्गो रिटेल ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सिल्गो बस ये मिड कैप है ना, ये स्मॉल कैप है, जिसके वजह से पिटाई तो भी ज़्यादा स्मॉल कैप की हो गई, क्योंकि मूवमेंट भी इसी में आया था और उसके बावजूद ये नीचे आ रहा है। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका व्यू लंबा टाइम थोड़ा रखें तो ये आपको अच्छा पैसा बना के दे सकता है। लेकिन आपको एक इसमें स्टॉप लॉस इसलिए नहीं क्योंकि अपने ये प्राइस को ही नीचे आ गया। अब देखिए यहाँ से प्राइस ये नीचे आ गया। अब चूँकि अपना मेन प्राइस इसका यहाँ पे था लगभग 35 रुपीज़ से 37 रुपीज़ का, उस प्राइस को भी तोड़ के नीचे आ चुका है। तो मैं कहूँगा कि अब आप इसको ऐसा गलती मत करिएगा, आप इसको एवरेज मत करिएगा, नीचे आने पे इसको एवरेज बिल्कुल मत करिएगा। एक लाइन लगा लीजिए, 30 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 30 रुपीज़ का एक ऐसा, इसके निकलने के बाद आप निकल जाइएगा और 37 के ऊपर निकलने के बाद वापस एंट्री कर सकते हैं। तो 37 के ऊपर फिर से अगर क्वांटिटी ऐड करना चाहें तो अच्छी बात है, नीचे एक साइड में मत ऐड करिएगा क्योंकि 30 का एक स्टॉप लॉस है, उसे टूटने के बाद ये और भी थोड़ा ख़राब होने के चांस बना सकता है सिल्गो। इसके अलावा जो स्टॉक्स है आपके पास, एक स्टॉक्स और भी था ना अभी, ऑयल इंडिया 166 पर, ये सरकारी स्टॉक के मुझे नाम याद नहीं रहते। हाँ 166, चलिए 166 सेम प्राइस पर। अब 160 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 170 का अगर रेंज तोड़ता है ऑयल इंडिया तो 175 से 180 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है संजय जी, तो नज़र रखें। और बाकी लक्स इंडस्ट्री में कोई टेंशन नहीं है, लक्स इंडस्ट्री में आप बने रह सकते हैं। देखिए ये न्यूज़ आया था, न्यूज़ की वजह से चला, इसके अलावा वो न्यूज़ आया, न्यूज़ की वजह से चला। देखिए जब तक न्यूज़ का असर रहेगा चलेगा, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप वैसे स्टॉक्स को चुन लेते हैं, मैं इस पर तो नहीं, मैं लक्स पे थोड़ा ज़्यादा बुलिश हूँ, आपके ऊपर वाले स्टॉक में मैं उतना बुलिश नहीं हूँ, लेकिन लक्स पे मैं बुलिश ज़्यादा हूँ। लक्स मुझे हमेशा से पसंद रहा है और ये चूँकि डेली वियर की चीज़ें हैं ना, इसको आप डेली यूज़ करते हैं, इसके वजह से स्टॉक्स देखिए कहाँ से कहाँ चला है। तो आप 4200 के ऊपर पे इसमें बने रह सकते हैं 4400 तक के टारगेट के लिए। ऑयल इंडिया का बता ही दिया 180 तक जा सकता है, 170 को ब्रेक करने के बाद 175 से 180 तक का। तो ऑयल और सिल्गो में स्टॉप लॉस ज़रूरी है 30 रुपीज़ का, अगर वो नहीं लगाएंगे तो परेशानी पैदा कर देगा। तो ये आपके सवाल मेरे जवाब का दोस्तों 130 एपिसोड, 130वां एपिसोड था जो मैं आप लोगों के लिए सामने लेकर आया हूँ। और उम्मीद करता हूँ जो कल सैटरडे को आप लोगों ने भेजा था सवाल, उन रूल के हिसाब से उन सारे सवालों का जवाब मैंने आपको दे दिया है। उम्मीद करता हूँ फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलेंगे। और रक्षाबंधन का पर्व है तो थोड़ा बिजी तो रहते हैं लोग, और अगर आप बिजी हैं तो परिवार के साथ टाइम बिताएं, समय बिताएं और फेस्टिवल को एंजॉय करें। तो चलिए मिलूंगा आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।